अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल चाल है जी। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने टोपोलॉजी डिज़ाइंस को देखा था कि किस तरह से हमारे पास टोपोलॉजी डिज़ाइन जो हैं वो एक नेटवर्क डिज़ाइन को बनाने के लिए हमारे पास इम्पॉर्टेंट हैं और कौन कौन से हमारे पास जो हैं वो टोपोलॉजीज डिज़ाइंस जो हैं वो अवेलेबल हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम एक सेकंड फेज़ यानी कि लॉजिकल डिज़ाइन का ही ये फेज़ है। ठीक है, लॉजिकल डिज़ाइन के अंदर ही हमने टोपोलॉजी डिज़ाइन को देखा था। उसके अंदर ये सेकंड फेज़ है हमारा कि अब जब हमने अपना डिज़ाइन की टोपोलॉजी को फाइनल कर लिया, उस डिज़ाइन की टोपोलॉजी को फाइनल करने के बाद उस लेयर्स को समझने के बाद कि आया हम हिरारिकल डिज़ाइन की तरफ जाएं या फिर फ्लैट डिज़ाइन की तरफ जाएं, उसके बाद हमने ये बात जो है उसको अंडरस्टैंड करना है कि हमने जो एड्रेसिंग करनी है, यानी कि हमने कहा कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक कोई भी कम्युनिकेशन विदाउट एनी टाइप ऑफ एड्रेस जो है पॉसिबल नहीं हो सकती। चाहे हम बात करें मैक एड्रेस की, चाहे हम बात करें आईपी एड्रेस की, हमें सोर्स से मैक तक कम्युनिकेशन करवाने के लिए किसी ना किसी एक एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है। तो वही एड्रेस जब हम अपना एक नेटवर्क डिज़ाइन दे रहे होंगे तो हमारे पास उस जो हमारे पास एड्रेस है उसकी क्या स्कीम होनी चाहिए, या जब हमारे पास नंबर ऑफ द पीसीस कनेक्ट होंगे उन पीसीस की क्या नेमिंग पॉलिसीज क्या होनी चाहिए, किस पीसी का क्या नेम हमने रखना है, किस डिवाइस का क्या नेम होगा और उसके रेलेवेंट जो एड्रेस होगा वो क्या होगा। तो आज का हमारा लेक्चर जो है वो हमारे पास एड्रेसिंग और इसी नेमिंग पॉलिसी से रेलेवेंट जो चीज़ें हैं, एड्रेसेस कैसे होते हैं, किस किस किस्म के होते हैं, कैसा एड्रेस हमें कब असाइन करना है और कौन ये असाइन करता है, कौन सी डिवाइस के ऊपर कैसा एड्रेस होगा, कौन सी डिवाइस किस एड्रेस तक जो है हमारे पास वो हमें सपोर्ट करेगी और कौन सी डिवाइस किस एड्रेस को सपोर्ट नहीं कर सकती। तो सबसे पहली चीज़, गाइडलाइन फॉर द एड्रेसिंग एंड द नेमिंग, कि गाइडलाइन क्या है। एड्रेसिंग जब हमने करनी है और नेमिंग जब हमने अपनी नेटवर्क डिवाइसेस की करनी है तो उसके लिए हमारे पास क्या गाइडलाइन अवेलेबल है। यूज अ स्ट्रक्चर्ड मॉडल फॉर एड्रेसिंग एंड द नेमिंग। स्ट्रक्चर्ड मॉडल को हमने एड्रेसिंग और नेमिंग के अंदर जो है उसे हमने इम्प्लीमेंट करना है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर्ड मॉडल? स्ट्रक्चर्ड मॉडल, इससे पहले भी आप डिफरेंट स्ट्रक्चर्ड मॉडल पढ़ चुके हैं जिसमें हमने हिरारिकल मॉडल जो, ठीक है, उसको हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा टॉप डाउन अप्रोच जो हमने कहा था वो भी एक स्ट्रक्चर मॉडल है जो लेयर बाय लेयर काम करती है, स्ट्रक्चर्ड है ना, एक स्ट्रक्चर के थ्रू हम होके चल रहे हैं। तो हम असाइन कर रहे हैं कि एड्रेसेस को और नेम्स को हिरारिकली, ऐसे ही नहीं, मतलब फ्लैट डिज़ाइन के अंदर नहीं हम असाइन करते जाएंगे, हम हिरारकी के अंदर उसको जो एड्रेसिंग है और नेमिंग है उसको भी हम हिरारकी के अंदर जो है वो हम डिज़ाइन करेंगे। डिसाइड इन एडवांस इफ़ यू विल यूज़, आपको और स्ट्रक्चर डिज़ाइन का एक फीचर ये भी है कि आपको फ्यूचर के लिए, ठीक है, चीज़ों के लिए डिसाइड कर लेना है इन एडवांस में। ठीक है, कि आप आया सेंट्रल की तरफ जाएंगे, सेंट्रल आर्किटेक्चर की तरफ जाएंगे, या डिस्ट्रीब्यूटिव अथॉरिटी फॉर एड्रेसिंग और नेमिंग की तरफ जाएंगे। सेंट्रल क्या होगा? सेंट्रल ये होगा कि एक जगह से सारे जो है उन पीसीस को, सारी डिवाइसेस को किसी एक जगह से एड्रेस मिल रहे होंगे। जबकि डिस्ट्रीब्यूटिव अथॉरिटी क्या है कि हमारे पास अगर हमारे चार नंबर ऑफ हमारे पास साइट्स हैं, उन चार नंबर ऑफ साइट्स के एड्रेस स्कीम्स अपनी अपनी होंगी, किसी एक डाटा सेंटर जो है वो उसे नहीं कंट्रोल कर रहा होगा। हमारा, इन शॉर्ट अगर मैं आपको समझाऊं, लास्ट हमारा जो कोर्स था उसके अंदर हमने एड्रेस असाइन करने के लिए एक सर्वर बनाया था जो कि आपका एड्रेस को ऑटोमेटिकली असाइन करता था। जी एग्जैक्टली, दैट इज द डीएचसीपी सर्वर। डीएचसीपी सर्वर जो है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है, जो कि क्या करता है, आपको एड्रेस प्रोवाइड करता है ऑटोमेटिकली। जब आप डीएचसीपी सर्वर जो है बना लेंगे, अब आपने फैसला इस बात का करना है कि हर बिल्डिंग का, हर साइट का, ठीक है, हर ब्रांच का क्या अपना अपना डीएचसीपी सर्वर होगा जिसे हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव अथॉरिटी कह रहे हैं, या फिर हमारे पास जो डीएचसीपी सर्वर होगा दैट विल बी द वन, और वो ही आपका सेंट्रल होगा, मेन होगा, और वो सारी साइट्स को, सारी ब्रांचेस को आपका एड्रेस प्रोवाइड कर रहा होगा। दूसरी चीज़ जिसका आपने एडवांस के अंदर फैसला करना है, दैट इज़ द पब्लिक और द प्राइवेट एड्रेसिंग। क्या
जो आपकी एड्रेसिंग है वो पब्लिकली एड्रेस वहाँ पे आएंगे। क्या आप सारे एड्रेस ही आईएसपी के ज़रिए पब्लिकली ले रहे होंगे, ठीक है, या फिर आप जो है प्राइवेट एड्रेसिंग की तरफ जाएंगे और दो तीन जो हैं एड्रेस वो पब्लिक लेंगे, और बाय यूजिंग द नेट प्रोटोकॉल आप यहाँ पे अपनी जो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर काम कर सकेंगे, ठीक है। तो पब्लिक होगा या प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग होगी, इसको भी आपने एडवांस के अंदर ख्याल रख लेना है। आगे आ जाता है स्टैटिक और द डायनेमिक एड्रेसिंग एट द नेमिंग। अब वही चीज जो सेंट्रल होगी या डिस्ट्रीब्यूटिव होगी, क्या वो स्टैटिक सेंट्रल होगी, क्या वो डिस्ट्रीब्यूटिव होगी, तो डायनेमिक डिस्ट्रीब्यूटिव होगी, ठीक है। स्टैटिक आईपी एड्रेस और डायनेमिक आईपी एड्रेस, स्टैटिक जो हम खुद से असाइन करते हैं, डायनेमिक जो कि आपको कोई सर्वर असाइन करवाता है, ठीक है। आप खुद से असाइन नहीं करते बल्कि हम उसके अंदर एक कोटा, एक रेंज, ठीक है, आईपी एड्रेसेस की वो कन्फिगर कर देते हैं, जिसे हमने पूल ऑफ आईपी एड्रेसिंग कहा था डीएचसीपी सर्वर में। तो पूल को कन्फिगर कर दिया जाता है और जब किसी को कोई आईपी एड्रेस चाहिए होता है तो वो उससे एक रिक्वेस्ट करता है, और इनर रिस्पॉन्स जो है वो डीएचसीपी सर्वर अपने पूल में से सर्च आउट करता है क्या मेरे पास आईपी एड्रेस अवेलेबल है। अगर उसके पास आईपी एड्रेस अवेलेबल होता है तो वो आपको एक अदद आईपी एड्रेस जो है वो असाइन कर देता है। दैट इज द डायनेमिक एड्रेसिंग। होप्स हो कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे कि सेंट्रल या डिस्ट्रीब्यूटिव का हमने फैसला करना है, पब्लिक और प्राइवेट का फैसला करना है, या फिर स्टैटिक और डायनेमिक का हमने फैसला करना है कि हमारे पास जो एड्रेसिंग है वो किस किस तरह से जो होगी। नेक्स्ट जनाब, फ़ायदा क्या होगा जब हम हिरारकी मॉडल की तरफ जाएंगे, तो हमें क्या फ़ायदा होगा उस हिरारकी डिज़ाइन का, यानी कि हम इसको जो जिन चीज़ों का अभी हमने फैसला करने की बात की स्टेप बाय स्टेप, इन चीज़ों का हमें फ़ायदा क्या होगा। इट मेक्स इट ईजियर टू रीड नेटवर्क मैप। जब हमने चीज़ों को बड़ा क्लियरली डिफाइंड किया होगा तो उससे फ़ायदा सबसे बड़ा ये होगा कि नेटवर्क मैप जब आपके सामने, आपका फुल फ्लैग मैप आपके सामने आएगा, आपकी टिपोलॉजी नज़र आएगी, आप कहेंगे एक राउटर को देख के दिस इज द राउटर फॉर द मेन ब्रांच, दिस इज द राउटर फॉर द सेकंड ब्रांच ऑफ द लाहौर ऑफिस, दिस इज द राउटर फॉर द फैसलाबाद ब्रांच, ठीक है। और यहाँ पे जो आईपी एड्रेस है वो इस रेंज का असाइन किया गया है, और ये जो है हमने ये फैसला कर लिया था कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, तो ये इसका अपना यहाँ पे ही एक सर्वर लगा हुआ है, वही सर्वर इसको आईपी एड्रेस, यहाँ पे सारी जितनी भी डिवाइसेस अवेलेबल हैं उनको आईपी एड्रेस यहीं पे लगा हुआ एक सर्वर जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। तो आपके लिए ये चीज़ें जो है वो इजी हो जाएंगी, उसको रीड आउट करना इजी हो जाएगा। ऑपरेट नेटवर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जब हम कोई एक नेटवर्क मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर ऑपरेट करेंगे, व्हाट इज द नेटवर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, आपने प्रीवियसली जो हमारे पास कोर्स था उसके अंदर एक नेटवर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के ऊपर भी मैंने आपको काम दिया था जिसका नाम था नेगियोस। नेगियोस क्या करता था, एक नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के जरिए, जिसे हम सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल कहते थे, एसएनएमपी, जो कि एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है, उसके जरिए काम करता था, ठीक है। और क्या करता था, आपकी ओवरऑल जो नेटवर्क के अंदर लगने वाली जो डिवाइसेस हैं उनको क्या करता था, कंट्रोल करता था, उनको क्या करता था, ऑपरेट। जहाँ पे अगर कोई डिवाइस जो है वो किसी भी रीज़न की वजह से डाउन होगी तो वो आपको अलर्ट प्रोवाइड करता था, क्यूरीज प्रोवाइड करता था, चेक प्रोवाइड करता था कि ये जो डिवाइस है इस टाइम के ऊपर इसका बैकअप हो जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है नेटवर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर ऑपरेट करवा रहा होता है। तो वहाँ पे उस सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करना बड़ा इजी हो जाएगा अगर आपकी एड्रेसिंग स्कीम जो है वो उसे हम स्ट्रक्चर अप्रोच के अंदर फॉलो करेंगे। रिकॉग्नाइज द डिवाइसेस इन द प्रोटोकॉल, एनालाइज और ट्रेसेस। बाज़ औक़ात हमने कहा था जब हम ट्रैफिक के फ्लो को समझ रहे होंगे, कोई ये पहले से लगा हुआ एग्जिस्टिंग नेटवर्क है आपके पास, जब आप उसे, हमने कहा था वहाँ पे आप एक टूल को यूज़ करके, वायर शार्क जो टूल है उसको यूज करते हुए ट्रैफिक की मॉनिटरिंग, ट्रैफिक को एनालाइज कर सकते हैं, उसके प्रोटोकॉल्स को एनालाइज कर सकते हैं कि वहां पे यूज होने वाले कौन कौन से प्रोटोकॉल हैं, ठीक है। तो वो बड़ा इजी हो जाएगा वहां पे प्रोटोकॉल एनालाइज करना, ट्रेस करना उन्हें कि ये डिवाइस जो है वो कौन सी डिवाइस है। जब आपको पता होगा कि 192.168.100.10 जो है इस डिवाइस को साइन किया गया था, दैट इज द राउटर, ठीक है।
या ये वाला जो राउटर है ये इस इंटरफेस के साथ कनेक्टेड है, ये जो इंटरफेस है हमारी इस ब्रांच के साथ कनेक्ट होता है, तो आपको बड़ा क्लियर हो जाएगा वहां से एनालाइज करना, प्रोटोकॉल्स को एनालाइज करना। ठीक हो गया। मीट द गोल्स ऑफ यूजिबिलिटी। यूजिबिलिटीज जो हमने लास्ट प्रीवियसली अपने जो लेक्चर्स के अंदर यूजिबिलिटी अपना प्लान जो था वो बनाया था कि किस तरह से हमारा जो नेटवर्क है एक सुइटेबल नेटवर्क बन सकता है, जिसके अंदर हमने रिक्वायरमेंट गैदरिंग की थी फ्रॉम द कस्टमर। ठीक है, तो वो सारा हमारे यूजिबिलिटी को टच कर रहे थे। तो वो किस किस तरह के हमारे पास जो गोल्स हैं वो थे, तो वो सारी चीज़ें उन गोल्स को हमारे पास, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन गोल भी था, जिसमें कस्टमर ओरिएंटेड चीज़ें भी थी, उन गोल्स को मजीद क्या करेंगे, क्लियर करेंगे और उनके साथ हमें मैच करवाएंगे। डिज़ाइन फिल्टर्स ऑन द फायरवॉल एंड द राउटर्स। फायरवॉल्स और राउटर्स के अंदर जो है फिल्टर्स लगाने में हमारी जो है वो मदद करेंगे। ये कैसे होगा, क्योंकि हमें क्लियर है कि हमने इस जगह पे ये आईपी एड्रेस असाइन किया है, इस जगह पे हमने ये एड्रेस असाइन किया है, और आया वो हमारे पास प्राइवेट आईपी एड्रेस है या पब्लिक है, डायनेमिक है या स्टैटिक है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब हमें क्लियर होंगी तो हमें जो है फिल्टर लगाने में फायरवॉल्स के ऊपर या फिर राउटर के ऊपर एसीएल लगाने में, एसीएल क्या होती है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ठीक है, वो लगाने में हमें कोई भी प्रॉब्लम जो है फेस करना नहीं पड़ेगी। राउट समराइजेशन, इसे हम अपना मिड के बाद डिटेल के अंदर हमने ये पढ़नी है, राउट समराइजेशन क्या होती है। और ये जो अभी हम एसीएल की बात कर रहे थे कि राउटर के ऊपर एसीएल कैसे लगती हैं, ये भी हम पढ़ेंगे जी, नोट डाउन कर लें आप लोग। ठीक है, राउट समराइजेशन और हमारे पास एसीएल। राउट समराइजेशन दरअसल होती क्या है कि हमारे पास नंबर ऑफ द राउट्स होते हैं एक राउटर से जो दूसरी जगह जाने के लिए। हम क्या करते हैं, बजाय इसके कि वो 4 5 6 जो आईपी एड्रेस नेटवर्क उनको अलग अलग से कम्युनिकेट करवाया जाए, अलग अलग से राउटर के अंदर उसकी एंट्री की जाए कि ये नेटवर्क भी उसके साथ कनेक्टेड है, आपके साथ ये नेटवर्क भी कनेक्टेड है, ये नेटवर्क भी कनेक्टेड है, ये नेटवर्क भी कनेक्टेड है। फर्ज करें एक राउटर के साथ 4 अलग अलग नेटवर्क कनेक्टेड हैं और उसने आगे वाले राउटर को ये कम्युनिकेट करना है चारों राउटर के बारे में। ठीक है, तो बजाय कि वो अलग अलग चीज 4 एंट्रीज को आगे कन्वे करे और इसी तरह से अगला राउटर जो नेक्स्ट राउटर से कनेक्टेड है वो फिर इस राउटर प्लस अपने आप को एडअप करके आगे वाले को कम्युनिकेट करे, हम क्या करते हैं कि इन 4 का एक समराइज राउट बना लेते हैं, उसको ही एक को आगे फॉरवर्ड किया जाता है। दैट इज द राउट समराइजेशन। इसको हम डिटेल के अंदर आफ्टर द मीट जो है हम देखेंगे। पब्लिक आईपी एड्रेस। पब्लिक आईपी एड्रेस क्या होता है आप सब लोगों को पता है। वैसे आज का लेक्चर जो है आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान है, क्योंकि आप सब लोग जो है नेटवर्क के नंबर ऑफ द कोर्सेज जो है वो पढ़ के आ चुके हैं। और जैसा कि मैंने बताया था कि ये कोर्स आपका एक रिव्यू कोर्स भी है। ठीक है, इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अब आईपी एड्रेस क्या होता है ये आप सब लोगों को पता है, आईपी एड्रेस कौन सी लेयर असाइन करती है ये भी आप सब लोगों को पता है। ठीक है, हम बस चीज़ों को थोड़ा सा दोबारा से विद द प्रोस्पेक्टिव ऑफ द डिज़ाइन जो है उसको दोबारा से हम टच कर रहे हैं चीज़ों को। पब्लिक आईपी एड्रेस, पब्लिक आईपी एड्रेस जो है हम खुद अपने आप को असाइन नहीं करते, बल्कि कौन हमें असाइन करता है, हमारा आईएसपी हमें असाइन करता है। पब्लिक आईपी एड्रेस इज दैट एड्रेस ड्यू टू विच आवर नेटवर्क इज कॉल्ड द इंटरनेट। उसी की मदद से, तो उसी की वजह से तो हमारा जो इंटरनेट है वो इंटरनेट कहलाता है। ये पब्लिक आईपी एड्रेस अगर आपके पास नहीं होगा तो आप कभी भी www के ऊपर अपनी क्यूरी लिख के, ठीक है, गूगल के ऊपर कोई भी क्यूरी लिखें तो वो कभी भी आपकी जा नहीं पाएगी गूगल के सर्वर तक और रिप्लाई वापस ला नहीं पाएगी। या कोई भी आप www के ऊपर वेबसाइट ओपन करना चाहेंगे वो नहीं होगी टिल आपका, जब तक आपके पास ये पब्लिक आईपी एड्रेस अवेलेबल नहीं होगा। तो इंटरनेट के ऊपर आने के लिए आपका ये पब्लिक आईपी एड्रेस, जिसे आप वैन की कनेक्टिविटी भी कहते हैं, तो वैन की कनेक्टिविटी का होना या फिर इस पब्लिक आईपी एड्रेस का होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कौन मैनेज करता है पूरी दुनिया के अंदर? देखें, अब आपको जो यहाँ पे इस वक्त पब्लिक आईपी एड्रेस मिल रहा है, अगर आप अब जिसके जरिए अभी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये जो जूम चल रहा है, आप जूम के ऊपर मुझे लिसन कर पा रहे हैं, ठीक है, तो ये आपने चेक करना हो कि हमारा इस वक्त पब्लिक आईपी एड्रेस क्या है, तो आप गूगल पे जाके लिखेंगे व्हाट इज माय आईपी, तो आपको आपका पब्लिक आईपी एड्रेस नजर आ जाएगा। ये पब्लिक आईपी एड्रेस इस वक्त आपका ही है, पूरी दुनिया में आपके अलावा किसी एक दूसरे बंदे का नहीं हो सकता। क्लियर होगी ये बात?
आपके अलावा ये पूरी दुनिया के अंदर किसी का नहीं होगा, ठीक है। ये आपका ही आईपी एड्रेस जो है, पब्लिक आईपी एड्रेस, ये आपका ही है। तो इसे कौन असाइन करता है? इसे जनाब इंटरनेट असाइन नंबर्ड अथॉरिटी, जिसे आईना कहते हैं, वो असाइन करती है। यूजर और असाइंड आईपी एड्रेस बाय द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और यूजर को आईपी एड्रेस कौन असाइन करता है? आईना किसे प्रोवाइड कर देती है? आईएसपी को, और आईएसपी आपको असाइन करते हैं। आईएसपी ऑब्टेन एलोकेशन ऑफ द आईपी एड्रेस फ्रॉम देयर अप्रोप्रिएट रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्री, RIR। यानी कि मेन एक क्या है, हमारे पास आईना होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रीजनल पाकिस्तान की अपनी होगी RIR, जिसे हम रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्री कहते हैं। एक रजिस्टर जिसके अंदर लिखा हुआ है, अच्छा ये वाला आईपी एड्रेस इसको साइन कर दिया गया, ये वाला आईपी एड्रेस इस रेंज के आईपी एड्रेस इस आईएसपी को साइन कर दिए गए, इस रेंज के आईपी एड्रेस इस आईएसपी को साइन कर दिए गए, जोंग को कर दिए, टेलीनॉर को कर दिए, ठीक है। तो ये जो है आपको रीजनल आईएसपी जो इंटरनेट रजिस्ट्री वाली होगी वो आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आपके जो आपके आईएसपी होंगे वो आपको पब्लिक आईपी एड्रेस, जिसकी मदद से आप इंटरनेट पे जा सकते हैं, वो आपको प्रोवाइड करेंगे। तो पब्लिक आईपी एड्रेस क्लियर हुआ। तो पब्लिक आईपी एड्रेस जो रीजनल हमारे इंटरनेट रजिस्ट्रीज हैं RIR, उसके अंदर एशिया पैसिफिक नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर जो कि हमारा एशिया के लिए है, ठीक है। इसके अलावा अमेरिकन रजिस्ट्री फॉर इंटरनेट नंबर जो कि नॉर्थ अमेरिका और सब सहारा अफ्रीका के लिए हैं, ठीक है। इसके अलावा लैटिनिक रीजनल लैटिन अमेरिकन एंड कैरिबियन आईपी एड्रेस रजिस्ट्री, ये भी अमेरिका के कुछ सिटीज के लिए हैं, ठीक है। इसके अलावा राइप NCC, ये यूरोप और मिडल ईस्ट सेंट्रल एशिया अफ्रीकन कंट्रीज जो हैं हमारे पास, जो कि इक्वेटर की दूसरी तरफ है, नॉर्थ वाली साइड पे, उसके लिए हैं। तो ये हमारे पास लोकल ये जो हमारे पास है रीजनल रजिस्ट्रीज हैं। इनके बाद जो है हमें ISPs लेती हैं, और ISPs आपको जो है आईपी एड्रेस जो है वो प्रोवाइड करती हैं। प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या होता है? प्राइवेट आईपी एड्रेस, सब प्राइवेट आईपी एड्रेस से पहले आप लोगों को समझना होगा कि क्लासेस क्या होती हैं आईपी एड्रेस की। तो सोच के सब लोगों को क्लियर होंगी, नहीं क्लियर तो भाई इस कोर्स का पार्ट है, आप सब लोगों ने पढ़ लेनी है। फिर नहीं कहना कि पेपर के अंदर सर ने क्लासेस का पूछ लिया, पेपर के अंदर सर ने सबनेटिंग का पूछ लिया। तो ये सारी चीज़ें जो है आपका पार्ट है, जो कि आपके प्रीवियसली किसी भी नॉलेज से रिलेटेड है नेटवर्क के, ठीक है। प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग, प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग के अंदर हमारे पास कौन कौन सी आ जाती है? ABC क्लास हम लोगों को पता है। ए क्लास के अंदर प्राइवेट आईपी एड्रेस की जो रेंज है, प्राइवेट क्या है कि जो हम अपने कंप्यूटर्स को साइन करते हैं, ठीक है। इस वक्त मेरे कंप्यूटर को भी एक आईपी एड्रेस मिला हुआ है, मैंने या तो खुद उसको साइन कर सकता हूँ, या मेरे DHCP सर्वर ने, जो कि मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का DHCP सर्वर है, ठीक है, उसने मुझे एक आईपी एड्रेस उठा के दिया हुआ है। वो आईपी एड्रेस पब्लिक आईपी एड्रेस तो नहीं है, ठीक है। तो वो मेरा प्राइवेट आईपी एड्रेस है। प्राइवेट जो मेरे लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर मुझे एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, प्राइवेट है मेरे नेटवर्क के लिए। ये आईपी एड्रेस लेके कभी भी मैं इंटरनेट पे नहीं जा सकता, और मेरे पास इंटरनेट की रीचेबिलिटी नहीं हो सकती। अब आप सब लोग अपने अपने इंटरफेस के अंदर अगर देखेंगे तो सब लोगों को प्राइवेट आईपी एड्रेस मिला हुआ है जी। अब आप सोचेंगे कि प्राइवेट आईपी एड्रेस हमें मिला हुआ है, सर कह रहे हैं इसको लेके जनाब इंटरनेट पे नहीं जाया जा सकता। तो जनाब यस, नहीं जाया जा सकता। होता क्या है कि आप आईएसपी से क्या लेते हैं, एक पब्लिक आईपी एड्रेस लेते हैं। वो पब्लिक आईपी एड्रेस आपकी मोडेम के अंदर कन्फिगर हुआ हुआ होता है। मोडेम के अंदर चलने वाला DHCP सर्वर क्या करता है, वो वाला आईपी एड्रेस उतार लेता है और आपको एक प्राइवेट आईपी एड्रेस असाइन कर देता है, और कहता है कि भाई आप अपने जब लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेट कर रहे हैं तो इस आईपी एड्रेस के जरिए करते रहे। जब आपने बाहर जाने लगना है, इस मोडेम से बाहर जाने लगना है, गेटवे से बाहर जाने लगना है, तो मुझसे क्या ले लीजिएगा, एक पब्लिक आईपी एड्रेस ले लीजिएगा। जाते हुए मैं आपके पास एक पब्लिक आईपी एड्रेस लगा दूंगी। उस पब्लिक आईपी एड्रेस लगाने से आप जो हैं इंटरनेट पे जा सकेंगे। ये ऐसे ही है कि कोई भाई साहब गाड़ी चलाते रहे जनाब, वो विद इन द सिटी तो चलाते रहे। अब उन्होंने जाना है लाहौर, जाना है या किसी और सिटी जाना है, तो दरम्यान में क्या आनी है, मोटरवे आनी है। मोटरवे पे आप विदाउट जो पास आप मोटरवे इंटरचेंज से लेते हैं नहीं जा सकते। आप क्या करेंगे, वहां पे अपना लोकल जो पास है कोई चीज जमा करवा देंगे, ठीक है। ये वैसे सपोज करने के लिए मैं बता रहा हूँ।
जो कि आपका लोकल वहां पे था। आप कहेंगे जी ये मेरा जो लाइसेंस है वो ये है, दिखा दिया आपने, अब मुझे आप क्या कर दे लाइसेंस के, क्योंकि मैंने मोटरवे पे जाना है इसलिए मुझे एक टोकन इशू कर दें जो बता रहा होगा कि जनाब आगे जो है मैं वो जा सकता हूँ। ठीक है, अब वो आपको क्या करेंगे, एक नया टोकन इशू करेंगे जिसके जरिए आप मोटरवे के ऊपर सफर कर सकेंगे। तो यही सेम चीज जो है वो आपके पास प्राइवेट आईपी एड्रेस या फिर पब्लिक आईपी एड्रेस की है। दरमियान में कौन इनको कन्वर्ट कर रहा होता है, दरमियान में चल रहा होता है जी आपका नेटवर्क लेयर पे एक प्रोटोकॉल जिसे क्या कहा जाता है, नेट। नेट चल रहा होता है। ये नेट क्या करता है, ये क्या करता है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन करता है। किसकी ट्रांसलेशन करता है, पब्लिक से प्राइवेट के अंदर और प्राइवेट से पब्लिक के अंदर। क्या काम करता है नेट, पब्लिक से जब आप जाने लगे कहां पे, इंटरनेट पे, तो प्राइवेट आईपी एड्रेस उतार लेगा। ठीक है, प्राइवेट आईपी एड्रेस उतार के आपको असाइन कौन सा कर देगा, आपको पब्लिक आईपी एड्रेस असाइन कर देगा। जब आप वापस आएंगे दोबारा से अपने नेटवर्क के अंदर तो पब्लिक आईपी एड्रेस उतार लेगा और आपको दोबारा ट्रांसलेट कर देगा इनटू प्राइवेट आईपी एड्रेस के अंदर। ये काम है नेट का, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, जो कि कहां पे काम कर रहा होता है, नेटवर्क लेयर पे। जाहिर सी बात है टू एंड फ्रो जो कम्युनिकेशन है, सोर्स टू डेस्टिनेशन जाने की कम्युनिकेशन है, वो सारी की सारी कहां पे होनी है, वो आपकी इसी नेटवर्क लेयर, इसी इंटरनेट लेयर के ऊपर होनी है। तो यहाँ पे ए क्लास के अंदर अगर हम बात करें प्राइवेट आईपी एड्रेस की, तो आपकी जो रेंज होती है प्राइवेट आईपी एड्रेस की 10.0.0.0 है, और ये टिल कहां तक है, 10.255.255.255 तक जा सकता है। ठीक है जी। इसी तरह से अगर हम बी क्लास की बात करें तो बी क्लास के अंदर 172.16.0.0 है और 172.31.255.255.255। इसी तरह से आप जो आमतौर पे प्राइवेट एड्रेस बड़ा माना जाना आप यूज करते हैं, आप ये वाला यूज कर रहे होते हैं 192.168.1.1 या 10.1, या घर वाला राउटर या कोई आपकी जोंग की डिवाइस या जितना भी आपके मोबाइल्स हैं वो ज्यादातर आपको इस रेंज का जो आईपी एड्रेस होता है इस रेंज के अंदर से एलोकेट करवा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये है जी आपका प्राइवेट आईपी एड्रेसेस। अब आ जाता है कि किस बेस पे आपने चूज करना है कि आया आपने स्टैटिक की तरफ जाना है या डायनेमिक की तरफ जाना है। एक चीज तो होगी, हमने अब ये डिसाइड कर पाए कि अभी ये कंसेप्ट की समझ आ गई जो हमने शुरू में एक कुछ पॉइंट्स डिक्लेयर किए थे कि जनाब हमें फ्यूचर की ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी है कि हम प्राइवेट आईपी एड्रेस कहाँ से लेंगे, पब्लिक आईपी एड्रेस कहाँ से लेंगे। फिर हमने ये कहा कि हम स्टैटिक का क्या करेंगे और डायनेमिक का जो एड्रेसिंग होगी उसके बारे में क्या कैसे फैसला करेंगे। तो अभी वो समझते हैं कि हम कैसे फैसला करेंगे हमें स्टैटिक की तरफ जाना है या डायनेमिक की तरफ जाना है। द नंबर ऑफ द एंड सिस्टम डिपेंड करेगा कि आपके एंड सिस्टम के नंबर कितने हैं। अगर कुछ नंबर 5-6 पीसीज हैं तो आप स्टैटिक की तरफ जा सकते हैं इजीली। आपको याद रहेगा कि पीसी 1 को ये वाला आईपी एड्रेस असाइन किया था, पीसी 2 को ये, पीसी 3 को ये, पीसी 4 को ये और पीसी 5 को ये। जब हमारे पास नंबर ऑफ द एंड सिस्टम जो है वो ज्यादा हो जाएंगे तो हम कभी भी स्टैटिक आईपी एड्रेस की तरफ नहीं जाएंगे। उसकी एक रीजन है, उसकी रीजन क्या है कि हम जब नंबर ज्यादा हो जाएंगे तो हमें तो 10 के बाद भूल जाएगा, और हम दोबारा से अगर हमने गलती से भी उसको दोबारा से रिपीटेडली एक ही आईपी एड्रेस दोबारा से किसी दूसरे को साइन कर दिया तो वहां पे आईपी कन्फ्लिक्ट आ जाएगा। और अगर आपने थोड़ा सा पुराने वक्तों में चले जाएं तो जब हम स्टैटिक आईपी एड्रेस के जरिए लैब बनाते थे तो अक्सर आपके पास लैब्स के अंदर एक मैसेज येलो कलर का पॉपअप होता था और वो पॉपअप आपको कहता था कि दिस इज द आईपी कन्फ्लिक्ट विद द अनदर पीसी, प्लीज कॉन्टेक्ट योर एडमिनिस्ट्रेटर। तो आईपी कन्फ्लिक्ट आ जाएगा और आपका इंटरनेट नहीं चल पाएगा, आपकी कनेक्टिविटी नहीं हो पाएगी। तो जब हमारे पास नंबर ऑफ द सिस्टम जो है वो ज्यादा हो जाएंगे तो हम किसकी तरफ आएंगे, हम डायनेमिक एड्रेसिंग की तरफ आएंगे। द लाइक्लीहुड ऑफ द नीडिंग द री नंबर, क्या आपको दोबारा क्या इस बात की जरूरत पेश आएगी कि आपको नंबरिंग जो है वो दोबारा से करनी पड़ जाए। लाइक पीसी 1 है, इसको आपको इस बात की जरूरत पेश आ जाए कि आप इसको रीनेम करके पीसी 2 कर दें और पीसी 2 को रीनेम करके कोई और नाम रखना पड़ जाए, तो तब भी आप इस वाली स्टैटिक की तरफ नहीं जाएंगे। बिकॉज हमने ये ख्याल करके दिया होगा, हो सकता है आप जॉब छोड़ जाएं और पीछे आने वाला वो जो है उसको री नंबरिंग की जरूरत पेश आए। ठीक है, और वो जो है आईपी एड्रेस आप बदल जाएंगे और
एक बंदा जो कम्युनिकेट करना चाहता है PC2 के साथ और उसका आईपी एड्रेस कुछ और है, और PC1 के साथ जो कम्युनिकेट करना चाहता है अब वो उसका आईपी एड्रेस कुछ और है, वो तो उसको बाय नेम से डिक्लेयर कर रहा होगा ना। हम आईपी एड्रेस तो याद ही नहीं रख सकते, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, डीएनएस का काम था कि आईपी एड्रेस को नेम में और नेम को आईपी एड्रेस में हमारे पास कन्वर्ट करके हमें प्रोवाइड करना। हम तो ये कह रहे होंगे कि हमें PC2 के पास जाना है, वो तो हमें जिसका PC2 उसने रीनेम किया होगा उसके पास ले जाएगा, हालांकि वही दो दरअसल ओरिजिनल के अंदर PC1 PC2 था। ठीक है, तो अगर री नंबर की जरूरत पेश आएगी तो तब भी हम इसकी तरफ नहीं जाएंगे। द नीड ऑफ द हाई अवेलेबिलिटी, जब हमें हाई अवेलेबिलिटी चाहिए तो तब हम क्या करेंगे, हम स्टैटिक की तरफ आ जाएंगे। हाई अवेलेबिलिटी हमें स्टैटिक जो है वो प्रोवाइड करेगा। डायनेमिक के अंदर क्योंकि ये हो सकता है DHCP सर्वर के पास कोई भाई साहब के, ठीक है, हमारा एक राउटर था जो कि मेन राउटर हमारा एक बड़ा मेनली वो काम कर रहा था, लेकिन वो जो है रात के टाइम ऑन होता है। ठीक है, अब रात के टाइम ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी। ठीक है, उस राउटर ने जनाब डिमांड की DHCP सर्वर से कि भाई मुझे एक आईपी एड्रेस दे दो, मैंने ऑन होना है, मेरा टाइम हो गया है, मैंने ये वाला काम करना है। अब वो जनाब DHCP सर्वर ने देखा मेरे पास पूल में तो आईपी एड्रेस ही नहीं पड़ा, तो ये जनाब DHCP सर्वर नहीं देखेगा कि जो है हमारा राउटर भाई साहब ये बड़े अर्जेंट राउटर भाई साहब हैं तो इनको हमें देना ही देना है, ये नहीं देखेगा वो। ठीक है, टील के हमने उसके रिजर्वेशन पोर्शन के अंदर इसका आईपी एड्रेस डाला हो। हम यहाँ पे सिंपली बात कर रहे हैं कि जब हमें हाई अवेलेबिलिटी चाहिए तो हम डायनेमिक की तरफ नहीं जाएंगे बल्कि हम स्टैटिक की तरफ जाएंगे, क्योंकि स्टैटिक का ये होगा कि वो आईपी एड्रेस उससे कोई छीन नहीं सकता जब तक कि हम उसे खुद वो आईपी एड्रेस जो है वो चेंज ना कर दें। तो जब हम हाई अवेलेबिलिटी चाह रहे होंगे तो हम किसकी तरफ जाएंगे, स्टैटिक की तरफ जाएंगे। सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट भी आपको ये कहती है कि जनाब स्टैटिक इज वेरी गुड, क्योंकि सिक्योरिटी के लोग ये कहते हैं कि हमें पहचान होनी चाहिए कि ये आईपी एड्रेस जो है इस बंदे को लगा हुआ है। ठीक है, और हमेशा यही बंदा जो है इस आईपी एड्रेस के साथ कम्युनिकेट करता है। अगर वो कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, किसी भी वजह से कोई सिक्योरिटी फ्लॉ आता है उस डिवाइस के अंदर, या फिर ड्यू टू ह्यूमन फैक्टर या कोई भी रीजन हो सकती है उसके बैकग्राउंड पे, तो हमारे पास हमें इजीली डिटेक्ट हो पाए कि दिस इज ड्यू टू दिस पर्सन और द दिस डिवाइस। इस वजह से स्टैटिक जो है वो सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट के लिए जो है वो सुटेबल है। द इंपॉर्टेंस ऑफ द ट्रैकिंग एड्रेस, ये मैं आपको बता चुका हूँ ऊपर हाई अवेलेबिलिटी वाले में और सिक्योरिटी वाले में कि ट्रैकिंग एड्रेस जब हमने करनी है, ठीक है, जहाँ पे हमें एड्रेस को ट्रैक करना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि बिकॉज ड्यू टू द सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, बिकॉज ड्यू टू द हाई अवेलेबिलिटी, तो हम फिर अगेन स्टैटिक की तरफ आएंगे। अब आ जाते हैं वेदर एंड सिस्टम नीड एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या क्या, DHCP कैन प्रोवाइड द नेम देन जस्ट एन एड्रेस। ठीक है, DHCP सर्वर उन्हें एड्रेस नेम भी प्रोवाइड कर सकेगा एड्रेस के साथ साथ। जब हमें कोई एडिशनल इस किस्म की रिक्वायरमेंट है कि हमें एड्रेस के साथ साथ नेम भी चाहिए, ठीक है, तो हम फिर भी जाएंगे। नेम हम वैसे भी डिवाइसेस का रख सकते हैं, लेकिन अगर हमें DHCP के साथ ही नेम भी चाहिए तो हम तब भी किसकी तरफ आएंगे, डायनेमिक की तरफ आएंगे। तो सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रैकिंग द एड्रेस, और हमारे पास नीड ऑफ द हाई अवेलेबिलिटी जो हमारे पास कंसर्न था, दिस इज द स्टैटिक आईपी एड्रेस कंसर्न्स। और हमारे पास डायनेमिक के अंदर मैंने बताया कि एंड सिस्टम अगर तो हमारे पास कम है तो हम क्या करेंगे, स्टैटिक की तरफ आएंगे। और हमारे पास अगर हमारे पास जो है आईपी एड्रेस वो ज्यादा है तो हम डायनेमिक की तरफ आएंगे। आईपी एड्रेस जो है हमारे पास, ये भी अगेन रिव्यू है आपका, ये दो पार्ट्स पे आप कंसिस्ट करता है। ठीक है, आईपी एड्रेस जहां पे हम जिस आईपी एड्रेस के वर्जन की बात कर रहे हैं दैट इज द आईपी एड्रेस वर्जन नंबर 4, जो कि हमारा 32 बिट एड्रेस होता है। ये 32 बिट एड्रेस के अंदर दो पोर्शन होते हैं, एक का नाम होता है नेटवर्क पोर्शन दैट इज द प्रीफिक्स, और वन इज द होस्ट पोर्शन। ठीक है, तो ये अभी आगे हम देखते हैं कि आपको क्या क्या बताता है। आईपी एड्रेस इज अकम्पनीड बाय एन इंडिकेशन ऑफ द प्रीफिक्स लेंथ सबनेट मास्क। इसके अंदर एक नंबर हमारे पास होता है जिसे हम सबनेट मास्क कहते हैं, स्लैश लेंथ जो है आप इसे ये भी कह सकते हैं। आईपी एड्रेस एग्जांपल 192.168.10.1 हमारे पास एक आईपी एड्रेस है, दिस इज द आईपी एड्रेस। ठीक है, और ये हमारे पास ये जो नंबर है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इसका एक सबनेट मास्क है। ये बिकॉज दिस इज द C क्लास आईपी,
कैसे पता लगा मुझे कि ये सी क्लास आईपी है? बिकॉज ये वाला नंबर देख के, ये 192 को देख के मुझे ये पता लगा कि ये जो हमारे पास आईपी एड्रेस है ये सी क्लास का एक आईपी एड्रेस है। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं समझ आ रहा तो बराए मेहरबानी जाके आप क्लासेस को लाजमी रिपीट कीजिएगा। ठीक है, कि अगर मैं यहाँ पे 172 लिख देता .168.10.1 लिख देता तब ये कौन सी क्लास होती, तो आपको पता होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 10.2.3.1 लिख देता तब ये कौन सी क्लास होती, तब भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता 124.10.10.1 तब भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी क्लास है और इसका सबनेट मास्क क्या है। बिकॉज दिस इज द सी क्लास, और सी क्लास के अंदर जो सबनेट मास्क होता है वो आपकी 1 2 3 ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब क्या है कि इस एक पोर्शन के अंदर हमारे पास 8 बिट्स हैं। ठीक है, इस एक पोर्शन के अंदर 8 बिट्स हैं, 8 8 8 8 कितने हो गए जी? 32। और यही हमने कहा कि आईपी एड्रेस जो वर्जन 4 है दैट इज द 32 बिट एड्रेस। इसी तरह से 192.168.10.1/24 भी आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं इन द क्लास स्लैश नोटेशन। ठीक है जी, ये /24 क्या बता रहा है कि यहाँ पे 3 पोर्शन जो हैं वो रिजर्व्ड हैं, किसके लिए? नेटवर्क के लिए। और इन शॉर्ट सबनेट मास्क भी आपको यही बताता है, ये जो सबनेट मास्क हमने लिखा है ना, ये क्या बताता है? हाउ मेनी बिट्स आर रिजर्व्ड फॉर द नेटवर्क एंड हाउ मेनी बिट्स आर फॉर द होस्ट पोर्शन। तो होस्ट के लिए सिर्फ यहाँ पे एक ही पोर्शन अवेलेबल है, तो वो हमारे पास पोर्शन कौन सा है? दैट इज द लास्ट पोर्शन। और यहाँ पे ही हम रहते हुए जो है डिवाइसेस उनको कनेक्ट कर सकते हैं। कितनी डिवाइसेस कनेक्ट हो सकती हैं जी आपकी यहाँ पे? तो अगर हम बात करें तो 1 से लेके 255 तक जो डिवाइसेस हैं आपकी यहाँ पे कनेक्ट हो सकती हैं। ये वही सबनेट मास्क 32 बिट लॉन्ग होगा। ये भी आपका स्पेसिफाई विच पार्ट क्या बताएगा, ये यहाँ पे डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूँ। स्पेसिफाई करेगा विच पार्ट ऑफ द आईपी एड्रेस इज द नेटवर्क सबनेट फीड कर विच पार्ट इज द होस्ट फीड द नेटवर्क सबनेट पोर्शन ऑफ द मास्क इन ऑल वंस इन बाइनरी। ठीक है, द होस्ट पोर्शन ऑफ द मास्क इन ऑल जीरो इन बाइनरी। यानी कि ये क्या कह रहे हैं कि आपके ये 255 को अगर मैं बाइनरी करके लिखूं तो यहाँ पे 8 क्या आ जाएंगे? 1। यहाँ भी 8 1, यहाँ भी 8 1। तो ये कह रहा है नेटवर्क जो आपका पोर्शन होगा वो वंस जितने होंगे वो बता रहा होगा, और इसी तरह से होस्ट का पोर्शन जितने जीरो होंगे आपके नेटवर्क के अंदर वो बता रहे होंगे। ये यहाँ पे ये बात लिखी हुई है। कन्वर्ट द बाइनरी एक्सप्रेशन बैक टू द डॉटेड डेसिमल नोटेशन फॉर एंटरिंग इनटू कॉन्फ़िगरेशन। आप जब भी कॉन्फ़िगर करेंगे तो आप बाइनरी के अंदर नहीं कॉन्फ़िगर करते डिवाइसेस को, आप हमेशा उसको वो कह रहे हैं डेसिमल नोटेशन के अंदर कॉन्फ़िगर करेंगे जी। ठीक है, अल्टरनेटिव यूज स्लैश नोटेशन ये मैं आपको बता चुका कि आप 255.255.255.0 भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप /24 जो है वो उसको भी यूज कर सकते हैं। स्पेसिफाई द नंबर ऑफ द वंस, कि कितने नंबर ऑफ द वंस हैं, यानी कि सबनेट मास्क आपका कितना है, इसको स्पेसिफाई करने के लिए या तो /24 से नॉमिनेट कर लें, या फिर उसको डेसिमल नोटेशन के अंदर 255.255.255.0 के अंदर जो है हम उसे नॉमिनेट करेंगे। सबनेट मास्क की एग्जांपल यहाँ पे आपने बताना है मुझे क्या होगा जी, जल्दी से। व्हाट इज द स्लैश नोटेशन, क्या होगी जी यहाँ पे स्लैश नोटेशन इसकी? जल्दी से कोई चैट में जल्दी से बता दें। जी गुड, एजाज वेरी गुड। ठीक है जी, ठीक है ठीक है। तो आपको होप्स हो के अब निकालनी आ गई कि स्लैश, इसी तरह से आप इसकी भी काउंट कर लेंगे कि हमारे पास क्या होगी, इसी तरह से इसकी भी। ठीक है, अब हम आगे आ जाते हैं डिजाइनिंग द नेटवर्क विद द सबनेट। सबनेट क्या होता है? सबनेट, अब देखें आईपी एड्रेस, जब हम एक क्लास का आईपी एड्रेस ले लेते हैं, फर्ज करें हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हमें जनाब जो पीसी कनेक्ट करने थे, हमें 100 पीसीज का एक नेटवर्क बनाना था। मैं थोड़ा सा पीछे आपको सबनेट मास्क को समझाने के लिए पीछे जाता हूँ, यहाँ पे आ जाए। मुझे क्या करना था? मुझे 100 पीसीज का एक नेटवर्क बनाना है। यानी कि रिक्वायरमेंट क्या है नेटवर्क डिजाइन की, जो हमने ऊपर एनालिसिस किया उसके अंदर हमने रिक्वायरमेंट गैदरिंग की, तो हमें पता लगा कि हमने 100 पीसीज का नेटवर्क बनाना है। ठीक है, अब मैंने जो उसके लिए इंतखाब किया, मैं क्या करता हूँ उसके लिए एक आईपी एड्रेस जो है वो लेता हूँ। यही आईपी एड्रेस ले लेते हैं जिसका नाम है 192.168.1
10.0 नेटवर्क एड्रेस लेना है आपने, नेटवर्क एड्रेस 10.0 इज द नेटवर्क एड्रेस, और ये यहाँ पे आईपी एड्रेस लिखा हुआ है। फर्स्ट होस्ट को जो आईपी एड्रेस मिलेगा वो होगा 192.168.10.1। ठीक है, नेटवर्क एड्रेस क्या है 10.0/24, ये नेटवर्क एड्रेस है। तो मैंने एक नेटवर्क एड्रेस ले लिया कि 10.0, और इसके अंदर अब आप मुझे ये बताएं कि कितने नंबर ऑफ द होस्ट कनेक्ट हो सकते हैं। 255। मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी, मेरी रिक्वायरमेंट थी कि मुझे 100 जो है तो पीसीस का 100 नोड्स का एक नेटवर्क बनाना है, जबकि 255 इसके अंदर कनेक्ट हो सकते हैं, और ये हमारे पास सबसे छोटा पोर्शन है, यानी कि सबसे कम। अगर मैं बी क्लास का आईपी ले लेता हूं तो उसके अंदर फिर हमारे पास 255 मल्टीप्लाई 255 हो जाएगा। इसी तरह से ए क्लास का ले लेता हूं तो 255 मल्टीप्लाई बाय 255 मल्टीप्लाई बाय 255, यानी कि 255 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा होस्ट किस में कनेक्ट हो सकते हैं, ए में, फिर बी में, फिर सी में। हालांकि मैंने लीज क्लास ली इस नेटवर्क को बनाने के लिए, जिसका रिक्वायरमेंट क्या थी 100 पीसीस की, तो जबकि मुझे क्या मिल रहा है 255, तो कितने मेरे पास जाया हो रहे हैं। ठीक है, तो मेरे पास जनाब आपके 155 जो एड्रेसेस हैं फिर भी जाया हो रहे हैं। कोई बात समझ आई? तो हम क्या करते हैं, एक चीज करते हैं, हम एक सबनेट बना लेते हैं। ठीक है, नेटवर्क एक तो इसकी एक रीजन ये भी थी, दूसरी रीजन और समझाता हूँ। अब ये 100 पीसी का एक ही नेटवर्क बना। ठीक है, एक नेटवर्क बन गया, इनमें से किसी एक डिवाइस ने उठा के ब्रॉडकास्ट कर दी। 100 में से एक डिवाइस ने ब्रॉडकास्ट की, और ब्रॉडकास्ट करती ही करती है डिवाइस। जब हमें डीएससीपी से एड्रेस चाहिए होगा तब भी ब्रॉडकास्ट होगी, जब हम एआरपी की रिक्वेस्ट कर रहे होंगे तब भी ब्रॉडकास्ट होगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ द ब्रॉडकास्ट हमारे नेटवर्क के अंदर लाजमी है, हो रही होती है। तो किसी एक डिवाइस ने भी जब भी ब्रॉडकास्ट करनी है तो 99 की डिवाइस, जो 99 डिवाइस है, वो सारी ब्रॉडकास्ट को लिसन करेगी, जो कि हमारा एक सिक्योरिटी रिस्क भी है और हमारा एक अच्छा नेटवर्क नहीं है। इसी नेटवर्क को तो हमने कहा था दिस इज द फ्लैट नेटवर्क। हम तो अभी हिरार्की नेटवर्क की तरफ जा रहे थे ना, तो हिरार्किकल नेटवर्क तभी बन पाएगा जब हमारे पास छोटे छोटे पोर्शन होंगे नेटवर्क के, यानी कि हम नेटवर्क ही जो है उनको डिवाइड कर देंगे। एक नेटवर्क नहीं होगा हमारा, हर ब्रांच के लिए एक छोटा अलग से नेटवर्क होगा। अब एक सोल्यूशन इसका क्या है कि हम अलग अलग से नेटवर्क आईपीज ले लें। उनके अंदर मैंने नुकसान आपको बता दिया कि हमारे पास एक नंबर ऑफ द रेंज जो है वो जाया हो रही होगी। लाइक एक के पास आप कनेक्ट कर देते हैं 192.168.10.0, दूसरा नेटवर्क आप 20.0 का कनेक्ट कर देते हैं, तीसरा 30.0 का, इसी तरह 40.0 का, 50.0 का। अब आपके पास कितने ज्यादा हर क्लास के अंदर एड्रेस जाया हो रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आप में से 10 की आपने हर ब्रांच के अंदर पीसी कनेक्ट करने और ओवरऑल पीसी जो है वो 100 कनेक्ट होने हैं, तो कितने ज्यादा हर क्लास के अंदर वेस्टेज ऑफ आईपी एड्रेसेस हो रही हो। तो बजाय इसके कि हम ये सारी चीज करें, हम नेटवर्क क्या कर लेते हैं, हम उसको सबनेट्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। सबनेटिंग हो सो आप लोगों ने इंटरनेट आर्किटेक्चर के अंदर और कम्युनिकेशंस के, आपकी कंप्यूटर कम्युनिकेशन जो नेटवर्क है उसके अंदर पड़ी होगी। दिस इज आल्सो द योर असाइनमेंट, जो कि रिव्यू असाइनमेंट है आपकी, जो कि आपके मिड का पार्ट होगी। आपने क्या करना है, सब नेटिंग को एक दफा देख लेना है कि सब नेटिंग क्या है, ए क्लास की सब नेटिंग, बी क्लास की सब नेटिंग, सी क्लास की सब नेटिंग, और VLSM वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग क्या हमारे पास होती है। ठीक है, ये दोनों चीजें आपने इंटरनेट आर्किटेक्चर एंड प्रोटोकॉल जो आपका सब्जेक्ट था उसके अंदर। जी क्लास, तो हम बात कर रहे थे जी सबनेट्स के ऊपर, और मैंने आपको कहा कि आपने सबनेटिंग जो है उसको देख लेना है, प्लस जो वेरिएबल लेंथ सबनेटिंग है या क्लासलेस जो हमारे पास एड्रेसिंग है उसको भी आपने देखना है। ठीक है, और पर्पस मैंने बता दिया कि सबनेटिंग हम किस लिए करते हैं। सबनेट के अंदर मैं आपको बताता चलूं, जब आप कर रहे होंगे तो हम किन चीज़ों का हम ख्याल रखते हैं, किन चीज़ों को हम अवॉइड करते हैं। हम नोड एड्रेस ऑफ द ऑल वंस, हम ब्रॉडकास्ट एड्रेस को किसी भी नोड को साइन नहीं करते। हम ऐसा एड्रेस भी किसी नोड को साइन नहीं करते जिसके अंदर कोई ऑल जीरोज हो। ठीक है, यानी कि 10.0.0.0 ये किसी को भी असाइन नहीं होगा। दिस इज द नेटवर्क एड्रेस। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी 192.168.10.0 इज द नेटवर्क एड्रेस। ये किसी डिवाइस को साइन नहीं होगा बल्कि हमारा नेटवर्क का एड्रेस है। इसी तरह से
जो हमारे पास सॉरी 192.168.255.255 किसी को भी असाइन नहीं होगा, वो हमारा ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। तो हर जो रेंज आप निकालेंगे सबनेट के अंदर, जो भी रेंज आप निकालेंगे उसके अंदर जो पहला एड्रेस हुआ करेगा दैट इज द नेटवर्क एड्रेस, और लास्ट एड्रेस जो हुआ करेगा दैट इज द ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो आपने इस बात की जो है वो ख्याल रखना है, इस बात को बड़ा क्लियरली कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। सबनेट एड्रेस ऑफ द ऑल जीरोस जो है वो आपको कंफ्यूज करता है, ठीक है, कि हम ये इसको किसको असाइन करें, आप इसमें कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, तो वो आपने किसी को भी असाइन नहीं करना, ठीक है। सिस्को आईएस कॉन्फ़िगरेशन परमिट अ सबनेट एड्रेस ऑफ द ऑल जीरोस विद आईपी सबनेट जीरो कमांड। हम ये कर चल जाती है डिवाइस के ऊपर, वो कहता है, लेकिन आप इसको ना ही यूज करें, ठीक है, क्योंकि आपका फिर आपको याद नहीं रहेगा। ये अलाउ तो करती है, सिस्को का आईओएस कॉन्फ़िगरेशन परमिट करती है कि जब आप आईपी एड्रेस, जब आईपी एड्रेस आप असाइन करते हैं तो कमांड है आईपी डैश एड्रेस, ठीक है, आगे आप आईपी एड्रेस लिखते हैं, वो असाइन हो जाता है, जिस इंटरफेस को आपने साइन करना उस इंटरफेस को साइन हो जाता है। लेकिन वो कह रहा है कि अगर आपने ऑल जीरोस वाला जैसे 192.168.10.0 वाला अगर आईपी एड्रेस किसी को साइन करना है तो आईपी सबनेट डैश जीरो आप लिखें कमांड, तो आगे उसका आईपी एड्रेस आप लिखते हैं तब भी असाइन हो जाता है। लेकिन मैं ये यहाँ पे आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप असाइन ना करें, ठीक है, क्योंकि हमने एक जनरल रूल बनाया हुआ है कि नेटवर्क मास्क, जो नेटवर्क एड्रेस होता है वो भी किसी डिवाइस को नहीं मिला करता, और जो हमारे पास ब्रॉडकास्ट एड्रेस है वो भी किसी को डिवाइस को आप एलोकेट नहीं कर सकते। ब्रॉडकास्ट जब हमारे नेटवर्क के अंदर हो रही होती है तब हमारे पास वो एड्रेस जो है वो यूज किया जाता है जिसके अंदर सारे के सारे वंस होते हैं। तो यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस के लिए ये सवाल दिया गया सबनेटिंग का, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकेंगे जब आपको सबनेटिंग आती होगी। नेटवर्क है आपके पास जिस तरह से 172, अब ये कौन सी क्लास है जी आपकी, ये बी क्लास का एक नेटवर्क एड्रेस आपको दिया है। यू वांट टू डिवाइड द नेटवर्क इनटू सबनेट, आपने इसको सबनेट्स बनाने हैं। यू विल अलाउ 600 नोड्स पर सबनेट, 600 डिवाइसेस रिक्वायरमेंट क्या है, आपने हर सबनेट के अंदर जो भी आप बनाएंगे उसके अंदर 600 डिवाइसेस कनेक्ट करनी है। बट सबनेट मास्क शुड यू यूज, आपने ये बताना है कि कौन सा सबनेट मास्क आप यूज करेंगे। बाय डिफॉल्ट इसका सबनेट मास्क बी क्लास है, तो बी क्लास का सबनेट मास्क बाय डिफॉल्ट क्या होगा जी आपका /16, ठीक है। तो कितनी बिट्स आप बारो लेंगे अपना जो हमारे पास होस्ट का पोर्शन है, कितनी बिट्स आपको बारो लेनी पड़ेगी, ये आपने सबनेट जब आप करेंगे सबनेटिंग तो उसके अंदर आपको पता लगेगा। व्हाट इज द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड, आपका फर्स्ट नोड क्या होगा, हर सबनेट मास्क का फर्स्ट जो एड्रेस है वो आपने बताना है कि फर्स्ट डिवाइस को आप कौन सा एड्रेस एलोकेट करेंगे। व्हाट एड्रेस शुड दिस नोड यूज टू सेंड द ऑल डिवाइस, ऑल डिवाइस को सेंड करने के लिए, यानी कि ब्रॉडकास्ट एड्रेस हर जो हमारे पास ब्लॉक होगा उसका वो क्या होगा। इसी तरह से ये दूसरी एग्जांपल है यहाँ पे दी हुई है, तीन एग्जांपल आपके पास सबनेट की प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे दी गई है। अब आ जाते हैं आईपी एड्रेस क्लासेस। क्लासेस आर नाउ कंसिडर्ड एब्सोल्यूट क्लासेस। जैसे मैंने बताया कि सबनेट, जब हमारे पास सबनेटिंग आ गई, वीएलएसएम आ गया, वेरिएबल लेंथ सबनेटिंग आ गई, तो क्लासेस हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते। हाँ, किसी भी आईपी एड्रेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, आपको सबनेट मास्क को समझने के लिए स्टिल जो क्लासेस हैं उनको समझना, उनको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जैसे यहाँ पे लास्ट पे लिखा भी हुआ है, बट यू हैव टू लर्न दैम बिकॉज एवरीवन इन द इंडस्ट्री स्टिल टॉक अबाउट देम। You may run into a device whose configuration is affected by the classful system। बाद वक्त ऐसा हो सकता है कि आपको किसी भी डिवाइस, ऐसी डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ जाए जो कि किसी क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग का जो है उसका अफेक्टेड हो। जैसे अभी मैंने लास्ट टाइम आपको एग्जांपल दी कि एक अगर हमें वहाँ पे क्या ना हुई भी हो, वहाँ पे सबनेटिंग ना हुई भी हो, एक क्लास असाइन की गई हो और वो सारे पीसेज जो हैं वहाँ पे ब्रॉडकास्ट कर रहे हो और उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो आपको वहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए क्लासेस की अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे पास 5 क्लासेस होती हैं यहाँ पे। चले, ये आपको रिवाइज क्या आपने करना था, यहाँ पे खुद ही रिवाइज हो रहा है, ABCDE, ठीक है। ABC जो क्लासेस हैं एक्चुअली के अंदर हम उनको यूज कर रहे होते हैं। फर्स्ट बाइट, फर्स्ट जो उनकी रेंज है फर्स्ट क्लास की वो 0 से 1 to 7 तक होती है, क्योंकि हमने कहा कि हम पहला और लास्ट जो है उसको यूज नहीं करते। तो हमारे पास यूजेबल जो हमारे पास एड्रेस होंगे दैट इज द 1 and 1 to 6, ठीक है। इसकी ये बड़ा हमारा नेटवर्क होता है जिसके अंदर हमारे पास जो देखे ना, एक पोर्शन जो है हमारे पास जस्ट वो किसके लिए है, नेटवर्क के लिए, यानी कि 8 बिट प्रीफिक्स लेंथ जो हमें बता रही है दैट इज द फॉर द नेटवर्क। और हमारे पास जो 3 पोर्शन है वो रिजर्व किसके लिए है, आपके होस्ट के लिए। इसी तरह से बी क्लास है, बी क्लास की जो रेंज है 1 to 8,
ठीक है, 128 से लेके 191 तक है। इसी तरह से सी क्लास की रेंज 192 से 223 तक है, और ये हमारे पास स्मॉल नेटवर्क को कम्युनिकेट कराने के लिए। डी और ई क्लास को आप यूज़ नहीं कर सकते। डी और ई क्लास, डी क्लास आईपी मल्टीकास्ट पर्पस के लिए यूज़ होती है। मल्टीकास्ट क्या होता है, जब हमें स्पेसिफिकली किसी ग्रुप के साथ कम्युनिकेट करना होगा तब हम इस रेंज का आईपी एड्रेस जो है वो यूज़ करते हुए कम्युनिकेट करते थे। ई जो क्लास है आपकी, दैट इज द एक्सपेरिमेंटल पर्पस, यानी कि जब हमारे पास आईपी वर्जन 4 से आईपी वर्जन 6 की तरफ जाएगा तो कौन सा आरएफसी रिक्वेस्ट फॉर कमेंट जिसके ऊपर काम किया जाएगा, ठीक है, तो वो हमारे पास जो पोर्शन है दैट इज द ई क्लास पोर्शन। तो ए बी सी का मैंने जैसे आपको बताया कि दीज क्लास इज आर द यूज फॉर द नेटवर्क एड्रेसेस, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास प्रीफिक्स लेंथ जो है ए क्लास की 8, डी क्लास की 16 और सी क्लास की 24 होती है। तो हमारे पास ये अब आपके कितने नंबर ऑफ द एड्रेसेस, फार्मूला क्या है, कितने नंबर ऑफ द एड्रेसेस उस नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेट कर सकते हैं कि जब हमारे पास ये हो। तो हमारे पास देखें यहाँ पे बकाया कितना पोर्शन है आपके पास, 24 है। एन, ये फार्मूला असल में क्या है, मैं अगर यहाँ पे राइटिंग कर सकूं किसी चीज से, चले ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पे पेन कहीं नहीं आ रहा, ये क्या है, तो साइन है, चले 2 और ऊपर क्या आएगा एन। एन हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ द होस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ द होस्ट का पोर्शन आपके पास कितना है, 8 जो है वो नंबर ऑफ क्या है हमारे पास, ये हमारे पास नंबर ऑफ द नेटवर्क पोर्शन है। तो 8, 32 में से 8 निकाल ले तो हमारे पास 24 रह गया। तो 24 हमारे पास 2 की पावर 24 -2 हमने क्यों किया, ये फार्मूले का पार्ट है -2, क्योंकि हमने कहा कि हम पहला एड्रेस और लास्ट वाला एड्रेस जो है उसको यूज नहीं करेंगे। तो हमारे पास बकाया कितने एड्रेस पहले पोर्शन के अंदर हम कम्युनिकेशन करवा सकते हैं, 16। ये कुछ आपके पास कितने बनते हैं आप इनको काउंट डाउन कर लीजिएगा। बी के अंदर हमारे पास क्या है, 16 का पोर्शन है और 16 ही हमारे पास बी क्लास के अंदर बकाया है। 2 की रेज की पावर एन हमारे पास फार्मूला था, और 2 हमने एन की जगह क्या लिख दिया 16, जो कि हमारा होस्ट पोर्शन है। तो हमारे पास 65,534 जो एड्रेस हैं वो बी क्लास के अंदर कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसी तरह से जो हमारे पास सबसे छोटा पोर्शन है, जैसे हमने कहा सबसे छोटा नेटवर्क जो हमारे पास बनेगा वो सी क्लास के जरिए बनेगा। उसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक पोर्शन अवेलेबल था, 8 बिट का एक ऑक्टेट अवेलेबल था होस्ट के लिए। 2 रेज की पावर 8 और -2, 254 जो हमारे पास पीसीज हैं वो इसके अंदर कम्युनिकेट हो सकते हैं। क्लासफुल आईपी एड्रेस इज द वेस्टफुल, मैंने आपको किस तरह से जिस तरह से बताया कि हमारे पास ये सारी चीज़ें थी। अगर हमें क्लास ए जो है उसके अंदर 50% एड्रेस स्पेस ज़ाया हो जाती है, अगर कोई उसके अंदर से यूज़ कर रहा हो, बहुत ज़्यादा एड्रेस हैं थे तो वो ज़ाया हो रही थी। 25 ये उन्होंने वो मतलब एक रेशो निकाली भी है कि 25% उसके अंदर ज़ाया हो जाती है। क्लास सी के अंदर 12.5% एड्रेस स्पेस ज़ाया हो जाती है, ठीक है। सबसे कम किसके अंदर ज़ाया हो रही है हमारे पास 12.5 के अंदर। वही 100 पीसीज वाली अगर आप एग्जांपल लें तो वो इसके ऊपर बड़ी फिट आती है। डी और ई तो हम वैसे ही यूज नहीं करते थे, तो उसके अंदर भी वैसे वेस्टेज है 12.5 की रेशो के साथ। क्लासलेस एड्रेसिंग जिसके अंदर अभी हमने बात की, अब हम क्लासलेस के अंदर क्या, जैसे मैंने आपको बताया VLSM जो आप पढ़ेंगे तो वो आपके पास क्या होगी, उसके अंदर भी जब आप सबनेटिंग देखेंगे तो सबनेटिंग के अंदर भी पर ब्लॉक आपके पास नेटवर्क के ब्लॉक मिल रहे होंगे आपको। उसके अंदर भी कुछ ना कुछ 5, इतने ज्यादा वेस्ट तो नहीं होगी जितनी क्लासेस के अंदर वेस्टेज हो रही होती है, लेकिन स्टिल जो हमारे पास वेस्टेज जो है वो वहां पे आ रही होगी, ठीक है। तो वहां पे भी वेस्टेज हो रही होगी। उस वेस्टेज से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, लेस्ट वेस्टफुल एड्रेसेस स्कीम को यूज करते हैं, जिसे हम क्लासलेस एड्रेसिंग कहते हैं। स्पोर्ट्स राउट समराइजेशन, इसका दूसरा फायदा ये है कि जैसे मैंने राउट समराइजेशन की बात की, एग्रीगेशन, एग्रीगेशन भी वही चीज है, और इसे आप इन अदर वर्ड सुपर नेटिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आप क्या यूज करते हैं, क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग। तो इसे आप क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग CIDR भी कहते हैं, प्रीफिक्स राउटिंग भी कहते हैं, क्लासलेस राउटिंग भी कहते हैं, सुपर नेटिंग भी कहते हैं, एग्रीगेशन भी, और समराइजेशन में मैंने आपको बताया था कि क्या होता है। ये यहाँ पे सुपर नेटिंग या फिर आपके पास उसका थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पे आपको लिखाया गया है कि हमारे पास क्या है, नजर आ रहा है जी। हमारे पास ये देखें नेटवर्क है, एक नेटवर्क 172.16.0 का, इसी तरह से 17 का, ये क्या है, एक राउटर के पीछे 4 नेटवर्क लगे हुए हैं। इसी तरह से ब्रांच ऑफिस के कुछ नेटवर्क हैं। अब इस राउटर ने क्या करना है, आगे इनको कम्युनिकेट करना है, ठीक है। तो होगा क्या,
कि हमारे पास इसका एक ऐसा जो है वो इसकी ऐसा एक निकाला जाएगा जो कि आगे कम्युनिकेट किया जाए, स्लैश इसके साथ ये जो 14 लगा हुआ है ना, ये बता रहा होगा कि आगे क्या कम्युनिकेट करना है। तो स्लैश 14 को कम्युनिकेट किया जाएगा आगे, जो कि सारा को बता रहा होगा कि इसके बैकएंड पे ये वाले राउटर जो हैं वो लगे हुए हैं। ये देखें जी, सेकेंड ऑक्टेट, ये यहाँ पे राउट समराइजेशन को थोड़ा सा उसने क्लियर किया हुआ है कि हमारे पास हमने क्या किया, 16, 17, 18 और 19, ठीक है, उनकी हमने यहाँ पे बाइनरी की है। ठीक है, उस बाइनरी को करने के बाद यहाँ पे असल में हमारे पास कंसेप्ट आपको फिर समझना पड़ेगा, एरियाज का कंसेप्ट। जब हम कोई भी राउटिंग एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट OSPF को इम्प्लीमेंट करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास एक एरिया होता है। ठीक है, एक ही एरिया से बिलोंग करने वाले सारे राउटर जो होते हैं हमारे पास, हम उन्हें एक जो है वो राउटिंग प्रोटोकॉल असाइन करते हैं। इसी तरह से एरिया 2, एरिया 3 ऑटोनमस सिस्टम है, एरिया नंबर हम असाइन करते हैं अपने हर जो हमारा नेटवर्क होता है उसको। ठीक है, और हर नेटवर्क का एक अलग से ऑटोनमस नंबर होता है जिसे हम एरिया 0, एरिया 1, यहाँ पे एरिया 2 कह रहे हैं। तो ये हम नेक्स्ट मिनट के बाद इसको देखेंगे, अभी आपने इसके बारे में परेशान नहीं होना। IP वर्जन 4 को भी अभी रहने दें कि इसका जस्ट थोड़ा सा चीज़ों का फ़ायदा वगैरह देख लें, ये वाली डिटेल रहने दें कि एग्रीगेशन हम उसकी किस तरह से कर पाएंगे, हम किस वजह से जो अपग्रेड हुए IP वर्जन 6 की तरफ, उससे हमें फ़ायदा क्या मिला। ड्यूल स्टैक टनलिंग ट्रांसलेशन, हमें टनलिंग की सहूलत जो थी वो IP वर्जन 4 के अंदर प्रोवाइड नहीं की गई थी। ट्रांसलेशन की जो फैसिलिटी थी वो भी प्रोवाइड नहीं की गई थी, हम नेट के ज़रिए ट्रांसलेट करते थे, तो वो हमें IP वर्जन 6 के अंदर जो है वो अब चीज़ें अवेलेबल हुई। नेम शुड बी शॉर्ट, मीनिंगफुल, एम्बिगियस, डिस्टिंक्ट, केस इनसेंसिटिव। जो आप नेम असाइन करेंगे, इससे पहले जो बात थी हम किस पे बात कर रहे थे, हम एड्रेसिंग पे बात कर रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं नेम्स के ऊपर। तो नेम शुड बी शॉर्ट, मीनिंगफुल, अनएम्बिगियस, कोई ऐसा अजीब सा नाम नहीं होना चाहिए, डिस्टिंक्ट, केस इनसेंसिटिव होने चाहिए। ठीक है, केस सेंसिटिव नहीं होने चाहिए, इनसेंसिटिव होने चाहिए। अवॉइड नेम्स विद अनयूजुअल कैरेक्टर, हाइफन्स, अंडरस्कोर, एस्ट्रिक एंड सो ऑन। ये किसके नेम की बात कर रहा है, ये डिवाइसेस के नेम्स की बात कर रहा है कि उनके अंदर आपने इन चीज़ों को यूज़ करना है और किन चीज़ों को यूज़ नहीं करना। DNS, यू नो बेटर के DNS हमारे पास क्या काम कर रहा होता है। तो DNS का भी हमारे पास एड्रेसिंग के अंदर एक मेन वाइटल रोल है। ठीक है, और वो क्या है कि इसने मैप करना होता है IP एड्रेस को किसके साथ, नेम के साथ, और नेम को आपके IP एड्रेस के साथ। तो अगर हमारे पास एक ये हमारे पास नेम है फ्रोडो डॉट रिवेंडल डॉट मिडल डैश अर्थ डॉट कॉम, तो हमारे पास DNS के पास ये क्यूरी जाएगी और DNS क्या करेगा, इस क्यूरी के अगेंस्ट क्या करेगा, उसको रिजॉल्व करने की ट्राई करेगा। और रिजॉल्व करने के लिए या तो वो आइटरेटिव क्यूरी का सहारा लेगा या फिर हमारे पास जो रिकर्सिव क्यूरी है उसका जो है हमारे पास सहारा लेगा। DNS सर्वर हैज अ डेटाबेस ऑफ द रिसोर्स रिकॉर्ड दैट में, इसके पास होती क्या है, एक डेटाबेसिस होती है जिसे आप जोन कहते हैं, और जोन से क्या करता है, उसको मैप करता है IP एड्रेस को नेम के साथ और आपको रिप्लाई करता है उस क्यूरी का। तो UDP और TCP ये दोनों पोर्ट्स को यूज करता है। ठीक है, फॉर द सेम क्यूरीज एंड रिप्लाई, और जो जोन ट्रांसफर के लिए TCP की पोर्ट नंबर 53 को यूज करता है। तो पोर्ट नंबर DNS जो यूज कर रहा होता है दैट इज द 53। DNS का भी जैसे मैंने आपको लास्ट कोर्स के अंदर भी पढ़ाया था, तो उसमें भी हमने बात की थी कि ये क्लाइंट सर्वर मॉडल को ही फॉलो करता है, यानी कि क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है क्यूरी की रेजोल्यूशन के लिए, यानी कि हमने ब्राउजर के अंदर क्या लिखा, एक डोमेन लिखी, तो ये रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी, सबसे पहले DNS के पास। DNS क्या करेगा, इसको IP एड्रेस के अंदर सबसे पहले आप इसको सर्च करेगा अपनी जोन की फाइल के अंदर, जोन की फाइल के अंदर उसे अगर ये ना मिली तो उसको नेक्स्ट पास ऑन कर देगा किसी दूसरे DNS के पास। ठीक है, उसको भी ना मिली तो वो DNS सर्वर किसी दूसरे के पास ऑन कर देगा, टिल जब तक ये रिजॉल्व नहीं होती। जैसे ही वो रिजॉल्व करके ये रिक्वेस्ट लेके आएगा, रिप्लाई इसका लेके आएगा, तो हमारे पास क्या होगा, आपको उसका जो IP एड्रेस है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा और आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको अकोमोडेट कर दिया जाएगा। क्लाइंट जो है उसको कन्फिगर किया जाता है विद IP एड्रेस ऑफ द DNS सर्वर, उसको बताया जाता है कि जनाब आपका DNS सर्वर कौन है। ठीक है, आपने उसी के पास जाना है अपनी रिक्वेस्ट के रिप्लाई के लिए। यानी कि जब अगर आपको मैं यहाँ पे IP एड्रेस दिखाऊं, मैं आपसे स्क्रीन दोबारा से शेयर करता हूँ, तो IP एड्रेस PC का जहाँ पे आप स्टैट चेक करते हैं, ये देखें,
यहाँ पे स्टेटस के अंदर यहाँ पे पता लग रहा होगा कि हमारा डीएनएस सर्वर कौन सा है। हमारा डीएनएस सर्वर इस वक्त 8.8.8.8 है। तो जितनी भी क्यूरीज मैं कोई भी ब्राउजर के ऊपर कोई भी चीज़ लिखता हूँ तो वो किसकी तरफ जाएगा, 8.8.8.8 की तरफ। और ये हमारा माना जाना गूगल का डीएनएस सर्वर मेरे दिए हुए यहाँ पे। ये मैंने नहीं दिए हुए, दरअसल जो जिस नेटवर्क का मुझे आईपी इस वक्त प्राइवेट आईपी मिल रहा है, उस प्राइवेट आईपी ने ऑटोमेटिकली ये नेटवर्क के पैरामीटर सेट करवाए हुए कि जब भी आपसे डीएचसीपी सर्वर से कोई बंदा ये वाली चीजें लेने आए, ठीक है, तो आपने उसे डीएनएस सर्वर ये वाला एलोकेट करवा देना है। ठीक हो गया जी। तो डीएनएस रिजॉल्वर सॉफ्टवेयर ऑन द क्लाइंट मशीन सेंड अ क्यूरी टू द डीएनएस सर्वर, क्लाइंट में आस्क फॉर द रिकर्सिव लुकअप। क्लाइंट जो है वो रिकर्सिव लुकअप के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकता है। रिकर्सिव क्या होती है ये मैंने आपको पढ़ाया था। A DNS server may offer recursion which allow the server to ask other server। ये देखें आपको बता दिया यहाँ पे उसने कि recursion क्या है आपके पास। Each server is configured with the IP address of the one or the more root DNS server। When a DNS server receive a response from another server, it reply to the resolver client software। The server also cache the information for the future request। तो जैसे ही जब हमारे पास जो क्यूरी होती है वो रिकर्सिव के अंदर कॉल हो रही होती है, तो हमारे पास क्या होता है कि वो एक दफ़ा अपने पास कैशे के अंदर उसको सॉल्व कर लेता है ताकि नेक्स्ट टाइम भी उसको दूसरे के पास ना जाना पड़े, बल्कि वो अपने पास से ही उसका रिप्लाई कर दे। द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर फॉर द नेम डिफाइन द लेंथ ऑफ द टाइम दैट अ नॉन अथॉरिटेटिव सर्वर में कैशे इंफॉर्मेशन। यानी कि जिसको अथॉरिटी होगी वो उसकी लेंथ ऑफ द टाइम कितनी, यानी कि लेंथ उसकी कितने टाइम के लिए उस कैशे को सेव करना है वो उसको कन्फिगर कर सकता है। जबकि जो नॉन अथॉरिटेटिव सर्वर के ऊपर आप उसको कन्फिगर नहीं कर सकते। एक सर्वर जो है डीएनएस सर्वर हमारा सर्वर है तो हम उसके ऊपर अथॉरिटी रखते हैं। एक सर्वर हमारा डीएनएस सर्वर नहीं है बल्कि हम किसी दूसरे डीएनएस के पास जाते हैं और उससे हम वो लेते हैं, तो उसके टाइम के अंदर हम चेंज नहीं कर सकते कि वो हमारे पास कितनी देर के लिए कैशे कितनी हमारी एंट्री जो है वो सेव करवाता है। ठीक है, तो आप सब लोगों ने माशाल्लाह डीएनएस सर्वर कॉन्फ़िगर करके उसको इम्प्लीमेंट करके देखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को मजीद क्लियर होनी चाहिए कि डीएनएस कैसे काम करता है, जोन क्या होती है, फॉरवर्ड लुकअप जोन क्या होती है, रिवर्स लुकअप जोन क्या होती है, अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर क्या होते हैं, लुकअप जोन क्या होती है, किस तरह से आपके पास जो डीएनएस है वो काम करता है, क्यूरी को कैसे रिजॉल्व करके लाता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको नंबर ऑफ जो कोर्सेज हैं वो इस बारे में जो है वो पढ़ाए जाते हैं। तो हमने जनाब आज के लेक्चर के अंदर ये सारी चीजें जो हैं उसको देखा, यूज अ सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर और टॉप डाउन अप्रोच फॉर द एड्रेसिंग और नेमिंग असाइन एड्रेस इन हायरार्किकल फैशन के अंदर किस तरह से किए जाएंगे और क्या उसका फायदा होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव अथॉरिटीज को देखा कि हमारे पास एड्रेसिंग को कौन कौन सी अथॉरिटीज जो हैं वो हमारे पास जो हैं वो असाइन करती हैं और किस किस तरह से करती हैं, जिसके अंदर हमने रीजनल प्लस जो हमारे पास आईएसपी लेवल के किस तरह हमें आईपी जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। क्लासेस के बारे में हमने देखा कि कौन सी क्लासेस के अंदर हमने आईपी के पोर्शंस को देखा, हमने जनाब सबनेटिंग को देखा और सबनेटिंग को आपको जिम्मे लगाया गया कि जनाब सबनेटिंग आपने फॉर द बीट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी सबनेटिंग को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। प्लस आपने क्लास लेस जो है आपके पास आईपी एड्रेसिंग है उसको, आईपी वर्जन 6 को हमने डिटेल में नहीं देखा, लेकिन हमें क्या क्या जो है आईपी वर्जन 6 के अंदर क्या सहूलतें, जिसके अंदर ट्रांसलेशन थी और जिसके अंदर हमारे पास जो हमारे पास और हमारे पास क्या थी जी, ट्रांसलेशन और टनलिंग, जो हमारे पास सिक्योरिटी का फीचर था वो हमारे पास पहले नहीं था उसके अंदर, वो हमें प्रोवाइड किया गया। ठीक है, तो वो हमारे पास मेन फीचर थे आईपी वर्जन 6। इसके अलावा और चीज़ें भी हैं जो कि ख़त्म कर दी गई आईपी वर्जन 6, आईपी वर्जन 4 के अंदर और आईपी वर्जन 6 के अंदर जो अवेलेबल हैं। इसको हम जो है नेक्स्ट जब हम आईपी डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर करके आईपी वर्जन 6 के बारे में बात करेंगे डिटेल से, हम इसको देख लेंगे। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछिएगा। ये जनाब रिव्यू क्वेश्चन है, ये लाजमी थोड़ा सा देख लिया करें। वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू यूज अ स्ट्रक्चर मॉडल। अब आपको पता है कि क्यों हमने ये वेरी फर्स्ट स्लाइड के अंदर हमने इसकी रीजन पढ़ी थी कि क्यों जरूरी है स्ट्रक्चर मॉडल फॉर एड्रेसिंग और नेमिंग के लिए। व्हाट इज द अप्रोप्रिएट टू यूज आईपी प्राइवेट हम कब यूज करते हैं, पब्लिक क्या यूज करते हैं ये भी हमने पढ़ लिया था। अप्रोप्रिएट टू यूज स्टैटिक क्यों यूज करते हैं, डायनेमिक क्यों यूज करते हैं, सम अप्रोचेज अपग्रेडिंग टू आईपी वर्जन 6 ये भी अभी हमने बात की। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है तो बताइएगा जी, हैंड रेस कीजिएगा। सी आर साहब अटेंडेंस मार्क कीजिए। गेटवे
गेटवे के अंदर असल में जनाब आपका आईपी एड्रेस ही होता है। ये चले मेरे पास स्क्रीन शेयर है, मैं आपको समझा देता हूँ, एक मिनट। और भी किसी का कोई सवाल है? सर रीजनल आईपी के बारे में दोबारा बता दें जी, ठीक है जी, वो भी बता देता हूँ रीजनल आईपी के बारे में। पहले हम गेटवे, इन्होंने सवाल पहले पूछा कि गेटवे के बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि गेटवे और आईपी में क्या डिफरेंस है। ये देखिए जी, मैं अपने नेटवर्क इंटरफेस के अंदर आ गया और नेटवर्क इंटरफेस के अंदर ये आईपी एड्रेस मुझे मिला हुआ है, ये मेरा आईपी एड्रेस है, ये मुझे सबनेट मास्क मिला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये मेरा गेटवे है, ये आईपी एड्रेस है, ये गेटवे है। जरा गौर से देखें इसको, 10.117 सेम है, 28 भी सेम है, आगे 23 के बाद ये जो 5 है ये चेंज है और 23 चेंज है। ये 23 तो मेरा होस्ट का पोर्शन है ना, यहाँ पे होस्ट पोर्शन 23 है, यहाँ पे मेरा जो यहाँ पे गेटवे है यहाँ पे .5 है। अब ये एड्रेस मुझे मिला हुआ है, ये कह रहा है कि जब मुझे बाहर जाना है ना, यानी कि मैं इंटरनेट पे जा रहा हूँ, तो सबसे पहले मुझे किसके पास जाना है? मेरे गेटवे के पास जाना है। गेटवे के अंदर कौन कौन पड़ा हुआ है? गेटवे के अंदर मेरा डीएससीपी पड़ा हुआ है, गेटवे के अंदर डीएनएस पड़ा हुआ है। गेटवे मुझे ये बताएगा कि आगे तुमने कहाँ जाना है। फिलहाल मुझे ये नहीं पता मैंने कैसे बाहर निकलना है, मुझे ये पता है कि मेरी जो रिक्वेस्ट है ना, जो भी मैंने रिक्वेस्ट करनी है, मेरी वो रिक्वेस्ट किसके पास, मुझे बाहर निकलना है दरवाजे से, तो मुझे किसके पास जाना है? गेटवे के पास जाना है। गेटवे को पता है कि आगे मुझे कहाँ पे लेके जाना है, आगे नेट चल रहा है, नेट के जरिए पब्लिक आईपी एड्रेस असाइन हुआ है, वहां वो मुझे देना है उसने, ठीक है। डीएनएस सर्वर कौन कौन से, किसी डीएनएस के पास क्यूरी के लिए जाना है तो वो कौन कौन से, ये भी गेटवे के पास पड़ा हुआ है। कोई फिल्टरिंग लगी हुई है, कोई वेबसाइट मुझे नहीं ओपन करने देनी, तो ये भी यहीं पे गेटवे के पास पड़ी हुई है। गेटवे जो है ना, दरअसल एड्रेस ये है, आपकी मोडेम का एड्रेस भी हुआ करता है, ठीक है। ये आपके राउटर का एड्रेस जो मेनली उसके इंटरफेस को साइन किया गया होता है, वही आपका गेटवे होता है, जहां से आपकी ट्रैफिक निकल के बाहर जाने लगती है, दैट इज द गेटवे। गेटवे तो होता ये भी आईपी एड्रेस है, ये भी आईपी एड्रेस है, जस्ट इसकी जो है कंसेप्ट के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है जो मैंने अभी आपको समझाया। दूसरा सवाल आपका था जी कि रीजनल के बारे में थोड़ा सा बता दें। रीजनल के बारे में भाई ये चलते हैं हम वापस, रीजनल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। हमने कहा आईपी एड्रेस जो है ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे आईना कहते हैं, वो साइन करती है। अब ये आईना जो है रीजनल जो होती है ना हमारे पास, रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्रीज, इनको आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर देती है। ये रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्रीज आगे जो आईएसपीज होते हैं ना, हमारे कंट्री लेवल आईएसपी, पाकिस्तान का अपना कंट्री लेवल आईएसपी जिसे हम पाई कहते हैं, पाकिस्तान इंटरनेट एक्सचेंज, उसे साइन करती है, ठीक है। तो रीजनल लेवल के ऊपर जो है हमारे पास ये असाइन कर दिए जाते हैं टूवर्ड्स द आईना, आईना की तरफ से, ठीक है। वो कौन कौन से हमारे पास रीजनल लेवल? एप्लिक एशिया के लिए है, एरिंग जो है हमारे पास ये अमेरिका के लिए है, लैक्निक भी अमेरिका के लिए है, इसी तरह से राइप एनसीसी जो ये है यूरोप के लिए है, यूरोपियन कंट्रीज के लिए है। तो ये हमारे पास कुछ रीजनल आईएसपीज, रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्रीज हैं जो कि हमारे पास रीजनल काम करती है। इनके बाद आपकी आईएसपीज आती है, इसके बाद आपकी कंट्री लेवल आईएसपीज आती हैं, और उसके बाद आपकी रीजनल आईएसपीज आती हैं जो आपको पब्लिक आईपी एड्रेस असाइन कर रही होंगी। होप्स हो कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा जी। यहाँ तक अगर किसी का और कोई सवाल है तो पूछिएगा। एनी क्वेश्चन? ओके जी, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फिर से आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा जी। मुस्तनसर जी 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 जी, जल्दी पूछा मैंने ना सर। ये क्वेश्चन था कि जब कोई टाइप सी क्लास सी का कोई नेटवर्क किसी वाईफाई डिवाइस के साथ कनेक्ट है तो वो आगे नेटवर्क शेयर हो रहा है, तो वो जो आगे नेटवर्क शेयर होगा वो कैसे होगा? मतलब है ना 24 होस्ट है तो उसका एड्रेस। तो देखें, तो हमने कहा कि सी नेक्स्ट क्लास वाले के अंदर कितने कम्युनिकेट कर सकते हैं? 254 अभी हमने निकाला था एड्रेस स्पेस, 2⁻n-2 वाले फार्मूले से। तो एक जो डिवाइस आपका हॉटस्पॉट के जरिए कनेक्ट होती है, अगर वो सी क्लास का एक आईपी एड्रेस यूज कर रही होगी तो उसके साथ कम्युनिकेट जो कर सकते हैं वो 254 कर सकते हैं आगे मजीद हॉटस्पॉट के जरिए। लेकिन हमारी जो ये हॉटस्पॉट बनाने वाली टेक्नोलॉजीज, लाइक आप मोबाइल का ये हॉटस्पॉट यूज कर रहे हैं, तो उन्होंने उसके बाइंड किया हुआ है उस सॉफ्टवेयर को, जो हॉटस्पॉट का कोड उन्होंने लिखा ना, उन्होंने कहा कि 10 से ज्यादा अपने पीसीज को नहीं देना आईपी एड्रेस।
ठीक है। या फिर अगर आप कंप्यूटर की बात करते हैं, लैपटॉप की बात करते हैं, उसके अंदर उन्होंने कहा हुआ है कि 20 से ज़्यादा ये जो है आपके पास हॉटस्पॉट जो है वो आपने नहीं देने, मिल सकते हैं आगे। ठीक है, आप क्या करें, एक एड्रेस जो है वो आगे एक लैपटॉप को साइन कर दें, एक हॉटस्पॉट एड्रेस आगे वाला लैपटॉप फिर आगे वाले को साइन कर दें मजीद 20 तो रेंज आपकी बढ़ती जाएगी हर किसी की। क्लियर हो गया। लेकिन बैकएंड पे जो आप आईपी एड्रेस अगर एक ही यूज कर रहे हुए, पीछे एक ही ब्लॉक यूज कर रहे हुए, तो उसके अंदर से जो है वो कम होते जाएंगे आपके एड्रेसेस। क्लियर हो गया। चलें ठीक है जी, नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी जी। हफ्सा जावेद, आपका क्या सवाल है? मेरा क्वेश्चन ये है कि IPv6 इम्प्लीमेंट तो अभी आपने किया ही नहीं जी, जस्ट उसका हमने अपग्रेडेशन क्या एक चीज पढ़ी है कि अपग्रेड करने से हमें फायदा ये हुआ, IP वर्जन 4 में एक हमें टनलिंग मिली है, ठीक है, और एक ट्रांसलेशन मिली है, हमने ये फायदे पढ़े हैं दो बस, इतना ज्यादा इसको अभी हमने टच नहीं करना है, इसको हम पढ़ेंगे इन डिटेल नेक्स्ट जब हम आएंगे। अभी आपके हमने क्या क्या पढ़ना है मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा बताता चलूँ। अभी हमने जनाब लेयर, ये मैंने आपको जल्दी करवा दिया, थोड़ा सा आसान था, मैंने कहा चलें इसको कवर कर लेंगे आप जल्दी। तो आप ने अभी जो लेयर 2 टेक्नोलॉजीज हैं स्विचिंग की, उसकी पोर्ट सिक्योरिटी को पढ़ना है, जिसको अभी हम आफ्टर राइट आफ्टर मिड जो है इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना देखेंगे कि पोर्ट सिक्योरिटी स्विच के ऊपर कैसे इंप्लीमेंट की जाती है, STP क्या है, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल हमारे पास क्या चीज़ है जो कि हमारा लेयर 2 टेक्नोलॉजी है, VLANs कैसे बनती हैं लेयर 2 के ऊपर। जो लास्ट पे हमने चैप्टर शुरू किया था जिसके अंदर टोपोलॉजी डिजाइन था, वहां पे दो चीजें मैंने आपको अभी तक नहीं पढ़ाई, दैट इज द एंटरप्राइज डिजाइन और कैंपस नेटवर्क डिजाइन। तो वो जो चीजें जब तक आपके पास, आपको स्विच जो है उसको कॉन्फ़िगर करना, राउटर को कॉन्फ़िगर करना, और आपको ये सारी चीजें नहीं आती होंगी, VLANs बनाना, तब तक आप इन चीज़ों को नहीं कर पाएंगे। तो राइट आफ्टर मिड आपका जनाब हमने प्रेजेंटेशन भी स्टार्ट कर दी है, कुछ टॉपिक आपको साइन करूंगा मैं, और इसी तरह से कुछ टॉपिक की कन्फिगरेशन हम स्टार्ट करेंगे राइट आफ्टर मिड। तो उसके अंदर हमने इन चीज़ों को बड़ा डिटेल के साथ देखना है कि IPV असल में कैसे जाती है, मजीद हमें क्लियर हो गया चीज़ें, ये गेटवे क्या बला है, DHCP सर्वर कैसे कन्फिगर किया जाता है, क्या क्या कमांड है उसकी, तो हम पैकेट ट्रेसर के ऊपर उसको बड़े डिटेल के अंदर हमने इस पर काम करना है जी। और कोई सवाल नहीं सर? मेरा क्वेश्चन ये था कि IPv तक हम लोग यूज हैं, तो IPv6 की इम्प्लीमेंटेशन कहीं पे भी नहीं हुई। इम्प्लीमेंटेशन हुई भी है, हम यूज़ नहीं कर रहे वैसे, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन इसको फॉलो करती हैं, अभी भी आपके लैपटॉप के अंदर अवेलेबल है, हम जस्ट इसको इम्प्लीमेंट अभी तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं करती, लेकिन करना पड़ेगा आपको, इसको पढ़ना है तो गुजारा है, अदरवाइज आप किसी भी यूरोपियन कंट्री के अगर अंदर जाएंगे, या फिर अभी भी आप बात करें ना अगर फ्रीलांसिंग मार्केट की, तो काफ़ी ज़्यादा कन्फिगरेशन से रिलेटेड जो है IP वर्जन 6 से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा काम मिलता है, अगर आपको आता हो तो आप अच्छा काम, अच्छा पैसे वगैरह भी कमा सकते हैं इसको कन्फिगर करके। ठीक है, तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसको हम पढ़ लेंगे, आसान है IP वर्जन। तो 128 बिट एड्रेस है, थोड़ा सा इसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कन्फिगर करना इतना मुश्किल नहीं है इसको। जी जी, तो एग्जांपल जैसे काम पे इम्प्लीमेंटेशन हो रही है इसकी ये देख लें, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, नज़र आ रही है मेरी स्क्रीन आपको चेंज होती हुई? जी आपको स्क्रीन नज़र आ रही है सर? जी? जी सर। ये देखें जी, ये यहाँ पे आपको नज़र आया, IP वर्जन जी 6 में आया मैं, ठीक है। जी तो मैं यहाँ पे अभी मैंने ऑटोमेटिक पे क्लिक किया हुआ है, अगर मैं उसको डिसेबल करके आऊँगा IP वर्जन 4 को, ठीक है, यहाँ पे आके मैं जिस तरह से वहाँ पे स्टैटिक का साइन कर सकता हूँ, यहाँ पे भी स्टैटिक IP एड्रेस IP वर्जन 6 का साइन कर सकता हूँ। तो हम पढ़ेंगे कि क्या हमने साइन करना है। अब यहाँ पे देखें सबनेट जो प्रीफिक्स लेंथ था वो 255, हम वहाँ पे इतना लंबी चौड़ी स्ट्रिंग थी, यहाँ पे जस्ट हमने प्रीफिक्स लेंथ लिखनी है कि क्या होगी, 16 होगी, 14 होगी, क्या होगी, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे आप IP वर्जन 6 का एड्रेस लिखेंगे, डिफॉल्ट गेटवे लिखेंगे, DNS सर्वर दोनों देंगे और वो हो जाएगा। इसी तरह से जब अगर आपका कोई सर्वर चल रहा हो, क्योंकि अभी हमारे डिवाइस जो है पीछे जो मेरा सर्वर है उसी के ऊपर IP वर्जन 6 कन्फिगर नहीं हुआ हुआ, तो मुझे IP वर्जन 6 अगर मैं यहाँ पे डायनेमिकली भी कर दूं तो मुझे एड्रेस नहीं मिल रहा, इस वक्त कोई मिलता हुआ नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा। तो अगर बैकएंड पे DSAP सर्वर के अंदर IP वर्जन 6 सॉरी कन्फिगर हुआ हुआ होता तब मुझे मिल रहा होता। यहाँ पे देखें आपको ये मिल रहा है,
और वहाँ पे भी आपको स्टेटस के अंदर भी शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे स्टेटस के अंदर नहीं शो हो रहा होगा आपको। डिटेल के अंदर आऊँ ना, यहाँ पे ये IP वर्जन 6 ये देख रहे हैं आप नीचे, लिंक लोकल एड्रेस तो मिल रहा है जो कि मेरा अडॉप्टर मुझे खुद ये देखे ना, ये है IP वर्जन 6 का एक एड्रेस FE80, आगे कॉलन A93F, फिर अगला ब्लॉक 86CE, अगला ब्लॉक 692C, अगला ब्लॉक EBF, आगे ये %11 जो है उसका वो जैसे प्रीफिक्स अभी मैंने आपको बताया था वो है, ठीक है। तो गेट पे भी नहीं मिल रहा ना मुझे उसका DNS मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि मेरा जो राउटर है बैकएंड पे जो गेटवे है उसी ने ये चीज़ें कन्फिगर नहीं की हुई, इस वजह से नहीं मिल रहा। जबकि यहाँ पे IP वर्जन 4 में DHCP देखें इनेबल है इसका, जबकि यहाँ पे कोई DHCP इनेबल नहीं हुआ हुआ इसका। ये विंस भी असल में दरअसल क्या होता है, DHCP होता है। तो कोई भी जब बैकएंड पे कॉन्फ़िगर हुआ होगा तो हमारे पास नेक्स्ट भी डिवाइसेस को भी मिलेगा, अगर बैकएंड पे कॉन्फ़िगर नहीं हुआ होगा तो एंड जो मेरा PC है उसको भी नहीं मिल पाएगा। तो ये हमारे पास अभी भी हमारे PC के अंदर मौजूद है, लेकिन हम यूज नहीं करते, वो अलग बात है। ओके जी, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।